एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैमिला क्रांति और आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं विद्युत धारा चैप्टर का हमारा आगे के लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था, बट अब आज की क्लास में हम लोग जो है आगे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सेलों का संयोजन, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, मतलब जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है पूरा एक ही सेशन में आज आप लोगों को मैं पूरा कवर करा दूंगी और पूरा विद्युत धारा चैप्टर आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो भाई कौन कौन बच्चे आ गए हैं? तनु, अभिषेक, रोशनी, फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। जल्दी से इस वीडियो की लिंक सारे दोस्तों को भेज दो और बिल्कुल हाँ, जो बच्चे आ चुके हैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में उनको इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकॉन हिट करना है ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो फटाफट से हम क्लास शुरू करेंगे, बट इसके पहले मैं आप सभी से बातें करना चाहूंगी कि इसके पहले का जो 5 लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं, जिसमें हम लोगों ने विद्युत धारा के इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। पूरा हम लोगों ने ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत सेल और सारा जो भी है सब कुछ कवर कर लिया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है एंड इसमें से भी काफी सारे टॉपिक्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात हम करेंगे कौन से टॉपिक से कितने नंबर का एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगी। और बिल्कुल हम शुरू करते हैं यहाँ पर सेलों का संयोजन से। तो बिल्कुल उससे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे लेक्चर में हम लोगों का कौन कौन सा जो है टॉपिक होगा कवर। सेलों के संयोजन में हम श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन इसका पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में तो आप लोगों ने कक्षा 10वीं में भी जो पढ़ा था वही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से आप लोगों को बता दूंगी, पर लगभग वही पढ़ना है जो आप लोगों ने 10वीं में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप लोगों ने पढ़ा था। व्हीट स्टोन सेतु ये आप लोगों के लिए बिल्कुल 12th में नया है और व्हीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल हम करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। मीटर सेतु का इस्तेमाल भी हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, पर ये जो है वो एक सामान्य परिपथ में ज्ञात करने के लिए करते हैं और अगर जटिल परिपथ होता है तो वहां पर हम मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं। विभव मापी का इस्तेमाल हम करते हैं विभवांतर ज्ञात करने के लिए। ऐसे वैसे तो हम वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम लोगों को बहुत ज्यादा सुग्राहिता मतलब कि एक्यूरेसी जब हाई चाहिए रहती है, ज्यादा चाहिए रहती है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल हम सेलों के संयोजन से आज का लेक्चर हमारा शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे रेडी हो? क्लास शुरू करें। क्यों भाई? ब्रजेश, शिवाय, ममता, नंदनी, अंजलि, सभी बच्चे फटाफट हम शुरू कर रहे हैं सेशन। बिल्कुल आप सभी बच्चों को रेडी रहना है। और सेलों के संयोजन में यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले एक विद्युत सेल के बारे में जब पढ़ा, तो यहाँ पर हम उसका क्या लेते हैं, इस तरह से विद्युत वाहक बल लेते हैं और इस यहाँ पर क्या होता है, इस विद्युत सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ हम लोगों ने जो है एक संबंध पढ़ा था, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच जो हम लोगों ने संबंध पढ़ा था वो था हमारा आंतरिक प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर विद्युत वाहक बल बटे विभवांतर -1। ये संबंध हम लोगों को प्राप्त हुआ था इसके पहले वाले सेशन में। और इसके अलावा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, विभव पतन के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर जो है हम इस तरह से जो है इक्वेशन लिख पा रहे थे कि हम लोगों को विद्युत वाहक बल पूरा जो है विभवांतर के रूप में परिवर्तित होकर के नहीं मिलता है, बल्कि कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विभव पतन होता है, जिसकी वजह से हम जो है ये वाला सूत्र हम लगा रहे थे। और यहाँ पर हम लिख रहे थे V = IR, हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग I और स्मॉल r, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध में होने वाला क्षय है, ये आंतरिक प्रतिरोध में होने वाला क्षय। ये सारे समीकरण का हम आगे चल करके इस्तेमाल भी करेंगे। जब हम यहाँ पर सेलों के संयोजन की बात करते हैं तो बिल्कुल विद्युत प्रतिरोध की तरह आप लोगों का जो यहाँ पर सेलों का संयोजन है ये भी आप लोगों को 2 तरह का देखने के लिए मिलेगा। एक जो है वो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा और दूसरा क्या होगा, समानांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, तो श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन तो कम से कम आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसके पहले प्रतिरोध, उसके पहले संधारित्र, अब बारी आती है सेल की। किसकी? विद्युत सेल की। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को?
तनु, रोशनी, कोमल, चलो वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा विद्युत सेल है, ठीक है, उस विद्युत सेल में यहां पर धनात्मक सिरा, यहां पर ऋणात्मक सिरा, और ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध। मान लो कि ये पहला वाला है, पहले वाले का विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1। और इसी तरह से अगर हम एक और विद्युत सेल ले लेते हैं तो इसका जो है पहले के ऋण से दूसरे का धन सिरा जब जुड़ा रहेगा, मतलब कि यहां पर विपरीत सिरा अगर जुड़ा रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये R2 E2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर हम सेलों का संयोजन करते हैं और उनका अगर हम लोगों को श्रेणी क्रम में संयोजन करना है तो हम इस तरह से संयोजन कर सकते हैं। मान लो कि ये सिरा A है और ये सिरा आप लोगों का क्या है, B सिरा है, और ये जो है आप लोगों का C सिरा है। तो यहाँ पर जो A B सिरा है ये आप लोगों का पूरा पहले सेल को दर्शाता है, और ये जो B C सिरा है ये दूसरे सेल को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने प्रतिरोध में पढ़ा था, तो प्रतिरोध में भी क्या होते थे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जो विभवांतर है अलग अलग होते थे। यहाँ पे VA माइनस VB होगा, और यहाँ पे क्या होगा, VB माइनस VC होगा, और पूरे को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो ये होगा VA माइनस VC, और ये VA माइनस VC जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से आगे हम जो है श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे। सारा कुछ मैंने समझा दिया है डिटेल में, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं फिर से आप लोगों को दूंगी। इसी तरह से एक बार आप लोग समानांतर क्रम के लिए भी देख सकते हो। समानांतर क्रम में क्या करना है, दो विद्युत सेल है जिसमें से एक का विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का विद्युत वाहक बल यहाँ पर E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। और इस तरह से आप लोगों को समानांतर क्रम में ये जो है संयोजन होकर के मिला, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इनके मान लो कि ये A सिरा है और ये B सिरा है, तो इनके सापेक्ष जो विभवांतर है दोनों के लिए ही क्या होगा, VA माइनस VB जो है वो सेम होगा, परंतु यहां पर विद्युत धारा अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि पहले भी समानांतर क्रम संयोजन में हो रहा होता है। यहाँ पे जैसे I धारा जा रही है तो यहाँ पे I1 और I2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है I बराबर I1 और I2 से हम लोगों को क्या करना होगा, आगे का जो डेरिवेशन है उसको कवर करना होगा। यहाँ पर विभव को जोड़ के, वहां पर प्रतिरोध को जोड़ करके। क्लियर है सभी बच्चों को, यस या नो? जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप दिखा देंगे कमेंट बॉक्स में। ओह वाह, वेरी गुड, सभी बच्चे थम्स अप फटाफट से दिखा दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, बहुत सारे थम्स अप आ चुके हैं, मजा आ रहा है मुझे भी सेशन में। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एक करके जो है श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन को जो है पढ़ते जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। किसका? विद्युत सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जल्दी से डायग्राम बना लो, फटाफट से फिर से डायग्राम बना लो। ये बन गया आपका पहला विद्युत सेल AB टर्मिनल, दूसरा विद्युत सेल BC टर्मिनल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान लो कि क्या करना है, जैसे कि हम इस सेल को कनेक्ट करेंगे, किससे? विद्युत सेल को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? जैसे कि मैं ये माइक आप लोगों के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो ये विद्युत सेल यहाँ पर लगा हुआ है, दो ही सेल लगे हुए हैं बिल्कुल। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। और यहाँ पर ये किससे लगा हुआ है? माइक से लगा हुआ है। अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब से लगा हुआ होगा, पर यहाँ पर जैसे माइक से लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भी हम यंत्र के सापेक्ष विद्युत सेल को कनेक्ट करेंगे, है ना, जोड़ेंगे, उसका प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल R उसका प्रतिरोध हो जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या, विद्युत धारा की जो दिशा होगी यहाँ पर जो है इस यंत्र में आएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, क्योंकि सेल क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल जो है ऊर्जा देते हैं, है ना। सेल क्या करते हैं, हम लोगों को मान लो कि ये माइक को अगर चलाना है, माइक से आवाज क्यों आ पा रहा है, क्योंकि सेल से हम लोगों को जो है विद्युत सेल जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर माइक से, जिसकी वजह से विद्युत ऊर्जा मिल पा रही है और ये माइक जो है वो चल पा रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर माइक जुड़ा है, मान लो कि यहाँ पर बल्ब जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए होती है, विद्युत धारा चाहिए होती है, जो कि हम लोगों को सेल से प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में, है ना।
अब इसके आगे जब अगर हम लोगों को क्या करना है, इसका संयोजन करना है, तो जल्दी से आप लोग फटाफट से लिख लो, इसके विभव के बारे में लिख लो सारे बच्चे। ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये वाला हिस्सा, ये हो गया VB माइनस VC, ये वाला हिस्सा, और ये पूरे के सापेक्ष जो विभव होगा वो VA माइनस VC होगा। ठीक है, अब जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों को विभव को जोड़ना है। VA माइनस VC बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ठीक है, तो जैसे इसके पहले हम लोग प्रतिरोध का संयोजन जब निकाल रहे थे तो वहां पर हम लोग जैसे लिख रहे थे यहाँ पे इक्वेशन, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन लिखना है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, VAC बराबर VAB प्लस VBC। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम ऊपर वाली लाइन। और इसके बाद जो मैंने आप लोगों को ये वाला इक्वेशन बताया था, तो बिल्कुल ये वाले इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर VA माइनस VB लिखने के लिए, मतलब कि ये V बराबर आपको लिखना है E माइनस IR। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देती हूं मैं, V बराबर E माइनस IR, ये हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये जो होगा, ये VAC ही रहने दो, इसको अभी VAC ही रहने दो। ठीक है, वैसे ये VAC बराबर जो है आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा IR के बराबर, पर हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, कोई बात नहीं। और VA माइनस VB के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर VA माइनस VB के लिए ये हो जाएगा E1 माइनस, अब विद्युत धारा तो सब में सेम ही है ना, विद्युत धारा क्या है, सब में सेम ही है, I विद्युत धारा ही बह रही है ना, तो E1 माइनस IR1। समझ आ रहा है सभी को, E1 माइनस IR1 कैसे हुआ। ठीक इसी तरह से यहाँ पर E2 माइनस IR2, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम विद्युत वाहक बल को सेपरेट करके E1 प्लस E2 लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस लगा करके I अगर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, VAC के जगह में हम कैपिटल I और R लिख सकते हैं, क्योंकि ये VAC जो है इस प्रतिरोध के सापेक्ष विभव है, विभवांतर है, तो ये IR आप लोग लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ से अगर आप लोगों को जो है इक्विवेलेंट अगर लिखना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है आप लोगों का, जो विद्युत वाहक बल का इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा E1 प्लस E2, और जो आप लोगों का प्रतिरोध का इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पर निकल जाएगा आप लोगों को। और आप और क्या कर सकते हो, इसको उधर पक्षांतर करके I को कॉमन निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको उधर पक्षांतर करके I को कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देती हूं आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल श्रेणी क्रम संयोजन का ही डायग्राम बना हुआ है। रियल में आप लोगों का जो सेल है वो श्रेणी क्रम में किस तरह से कनेक्टेड होता है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। बट यहाँ पर मैं इक्वेशन भी आप लोगों के लिए लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे I और R था, इधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, I R1 प्लस R2 को ट्रांसफर कर रहे हैं, और बराबर में हमारे पास क्या था, E1 प्लस E2। ठीक है, अब हम लोगों को I चाहिए, अगर विद्युत धारा चाहिए तो I कॉमन ले लिया, ये हो गया कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ पे बराबर हो गया क्या, E1 प्लस E2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर E1 प्लस E2 बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ये प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो विद्युत धारा के लिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, विद्युत धारा का मान क्या लिख सकते हो, I बराबर E1 प्लस E2 बटे R, कैपिटल R प्लस R1 और R2। और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I बराबर, ये ऊपर में हो जाएगा क्या, E इक्विवेलेंट, और बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। तो ये हम लोगों ने जो है श्रेणी क्रम के लिए जितने भी हमारे पॉसिबल सूत्र थे वो हम लोगों ने निकाल लिए। और इस डायग्राम में आप देख सकते हो सीरीज अरेंजमेंट। इस सीरीज अरेंजमेंट में क्या किया गया है,
जैसे यहाँ पर जो है इसका धनात्मक सिरा, इसका जो धनात्मक सिरा है, इसके धनात्मक सिरे को जो है इस तरह से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है ऋणात्मक सिरे पर अगले विद्युत सेल के। तो इस तरह से विपरीत सिरे यहाँ पे धन से ऋण और ऋण से धन जब जुड़े होते हैं और बिल्कुल एक ऐसे जुड़े होते हैं सिरे, तो वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब कि इस तरह से आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन एक के बाद एक में होता है ना। मतलब विपरीत सिरा जब जुड़ा हुआ होता है तो अब जैसे कि क्वेश्चन वगैरह आता है ना, तो ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को सेलों के संयोजन का, मतलब 5 नंबर का न्यूमेरिकल जो टॉपिक अभी तक के आप लोगों को कोई भी टॉपिक में 5 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं पूछता था, यहाँ पर पूछ सकता है। यहाँ पर ना इसको पलट के भी बना सकता है, एक हिस्से को पलट के भी बना सकता है, माइनस और प्लस। तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस, मतलब ये बस ये हो जाएगा कि एक के बाद एक इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और ये पलट भी सकता है, ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये माइनस इधर प्लस इधर भी कर सकता है। तो जो यहाँ पर E1 प्लस E2 आ रहा था ना, जैसे कि आप लोगों का, ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, हम लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर आ रहा है, हाँ ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन में जो आप लोगों का ये E1 प्लस E2 आ रहा है ना, इसकी जगह में या तो आप लोग लिख सकते हो क्या E1 माइनस E2, या फिर आप लोगों का E2 माइनस E1 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी दिशा में है, ठीक है। ये कब के केस में होगा, जब आप लोगों को ये विद्युत वाहक बल का जो दिशा है, मतलब कि जो सिरा है वो अगर पलट के आप लोगों को दे देगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल का जो सिरा है अगर वो आप लोगों को पलट के दे देगा, तो उस केस में जो है ये जो है आप लोगों के इक्वेशंस बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है। वैसे आप लोगों ने किरचॉफ का नियम सीखा हुआ है, तो यहाँ पर जब आप लोग करोगे ना तो दिक्कत नहीं जाएगा। E1 माइनस E2 ये सब जो चीजें है ना, वो सब आप लोग जो है समझ जाओगे। इसको बोलते हैं ध्रुवता का बदलना। तो जब ध्रुवता बदल दी जाती है, क्या, जब ध्रुवता बदल दी जाती है, ठीक है, ध्रुवता जब बदली जाती है तो इस तरीके से वहां पर परिवर्तन देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे समानांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, समानांतर क्रम संयोजन की। ये लो भाई देख लो, समानांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है। यहाँ पर समानांतर क्रम संयोजन में बिल्कुल जो है यहाँ पर सबके एक सिरे और सबके दूसरे सिरे जो है जुड़े हुए हैं आपस में। और यहाँ पर समानांतर क्रम संयोजन का मैंने आप लोगों को चित्र भी बना करके बताया था। यहाँ पर देख लो, जैसे कि समानांतर क्रम संयोजन में जब जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर एक के सापेक्ष विभव आप लोगों का 1.5 वोल्ट है, तो पूरे को जोड़ने के बाद भी सबके सापेक्ष जो विभव है आप लोगों को 1.5 वोल्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि विभव जो है सबके सापेक्ष एक जैसा होता है। जबकि इसके पहले का जो हम लोग डायग्राम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर प्रत्येक के सापेक्ष 1.5 वोल्ट है और हम लोगों को श्रेणी क्रम में ये सब क्या होता है, ये सब जुड़ के मिलता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभव जो है अलग अलग होते हैं, विभवांतर अलग अलग होते हैं, जबकि विद्युत धारा एक समान होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को विद्युत विभवांतर का मान जो है बढ़ करके मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ था 6 वोल्ट, सबके सापेक्ष कुल मिलाकर के 6 वोल्ट जो है लिखा हुआ था, ठीक है। जबकि यहाँ पर समानांतर क्रम में कितना लिखा हुआ है, समानांतर क्रम में 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। जल्दी से समानांतर क्रम संयोजन के लिए आप लोगों को फटाक से एक डायग्राम बना लेना है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो है दोनों का ए सिरा है और यहाँ पर एक हम लोगों ने ले लिया विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर ये वाला जो सिरा है इसको हम लोगों ने बी सिरा मान लिया। और यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे हम, एक प्रतिरोध या फिर जैसे कि कुछ भी से जोड़ देंगे। कुछ भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, माइक हो सकता है, रिमोट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। E1 R1 और E2 R2, ठीक। सबके सापेक्ष जो विभव होगा यहाँ पर क्या होगा, VAC बराबर VA बराबर VA माइनस VB। जबकि यहाँ पर विद्युत धारा जो है कैसे होगी, अब देखो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को हम लोग क्या रख सकते हैं, धनात्मक सिरे से हम लोगों को विद्युत धारा मिलती है। जैसे कि आप लोग कभी भी विभवांतर लगाते हो तो वहां पर क्या होता है, धनात्मक सिरे से आप लोगों को क्या मिलता है, विद्युत धारा मिलता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे जाएगा। ये अंतर समझना, क्योंकि हम लोगों को कभी भी जब भी हम लोग विद्युत सेल लगाते हैं तो हम लोगों को विद्युत धारा मिलता किधर है, धनात्मक सिरे से विद्युत धारा मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही धनात्मक सिरे जो है ए सिरे की तरफ लगे हुए हैं, तो विद्युत धारा हम लोगों को यहाँ से निकलती हुई मिलेगी और यहाँ पर बी सिरे पर जा करके खत्म होगी, बी सिरे पर जा करके खत्म होगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर जो विभवांतर है, ठीक है,
एक में I1 धारा बहेगी, एक में I2 धारा बहेगी। अब जैसे कि यहाँ पर जो विभवांतर है, जैसे कि V बराबर, यहाँ पर जो है V बराबर, एक बार हम E1 माइनस IR1 लिखते हैं, दूसरे बार क्या लिखेंगे, E2 माइनस ये I1 R1 होगा, ठीक है, और ये E2 माइनस I2 R2 होगा। और क्योंकि यहाँ पर विभव समान है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। I1 बराबर यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा, I1 बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करें, V को इधर ले आए तो E1 माइनस V बटे क्या हो जाएगा, R1। और इसी तरीके से दूसरा वाला क्या हो जाएगा, I2 बराबर E2 माइनस V बटे R2, है ना, E2 माइनस V बटे R2। I1 और I2 अगर हम लोगों को यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर अगर हम लोगों को जो है अगर तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो विद्युत धारा जो बट रही है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इनका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो I1 के जगह रख देंगे हम E1 बटे V, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2, है ना, लिख दिया। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, ये हो गया सेपरेट। और इधर माइनस कॉमन निकाल के V कॉमन निकाल लिया और ये सेपरेट हो गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ठीक है। और ये हो गया क्या, I, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया, ये हमारा यहाँ पे सेपरेशन हो गया। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, इसके आगे हम लोगों को लघुत्तम समापवर्त लेना है यहाँ पर, है ना, LCM लेना है और बस इस इक्वेशन को हम लोगों को आगे हल करना है, ठीक है। करते हैं इसको आगे हल हम, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन को। I बराबर E1 क्या है, I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। गाइज ये समानांतर क्रम संयोजन का जो डेरिवेशन है ये ही थोड़ा सा टफ है, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है। एंड हो सकता है कि आप लोगों को डेरिवेशन करते समय बोर फील हो रहा हो, तो बिल्कुल भी बोर फील नहीं करना है सभी बच्चे। गाइज एवरीवन, अभिषेक, रोशनी, तानू, सोनम और कौन बच्चे, सारे बच्चे गाइज, एवरीवन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ठीक। अब ये हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 और यहां पे हो जाएगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1, यही होगा। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने और यहाँ पे R2 और R1, हाँ यही होगा। इसके बाद ये क्या है, माइनस V और यहाँ पर भी होगा R1 इंटू R2 और ये होगा R2 प्लस R1, है कि नहीं। और यहाँ पर जो I था वो I ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है दोनों से हम कॉमन निकालेंगे, और इधर ले आएंगे I R1 R2, ठीक है, I R1 R2 कॉमन निकाल के इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस V R1 प्लस R2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इधर और इसको भेज देंगे उधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये V R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको ले जाएंगे नीचे, ठीक है, नीचे ले जाएंगे। तो अभी हमको इसको भाग देना है, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि बुक में ये स्टेप जो है आप लोगों को डायरेक्ट दे दिया होगा, तो मे भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। E1 R2 E2 R1 और ये हो जाएगा दोनों के बटे में R1 प्लस R2 और यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस I
R1 इंटू R2 बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विभव है हमारा, इस विभव में से जैसे V बराबर E माइनस आई आर वाला जो हमारा रिलेशन था ना, इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जो ये वाला हिस्सा है हमारा वो क्या मिलेगा हम लोगों को, तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 प्लस E2 R1 बटे क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2। और जबकि यहाँ पर जो हमारी जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो तुल्य प्रतिरोध तो आप लोग दोनों में ही देख सकते हो, जैसे सिंपल प्रतिरोधों का संयोजन जब करते थे तो वहां पर जैसे आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध मिलता था, वैसा ही तुल्य प्रतिरोध आप लोगों को यहाँ पर भी मिला है। श्रेणी क्रम में सिंपली आप लोगों को जो है तुल्य विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 मिला था, जबकि समानांतर क्रम में आप लोगों को ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, समानांतर क्रम में आप लोगों को ये इस तरह से इस रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इसके बाद वाले स्टेप में ये जो आप लोगों का एक इक्वेशन है और ये मान लो दूसरा इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि न्यूमेरिकल आया तो सीधे सीधे आप लोगों को इस पे वैल्यू रख के जो है आप लोगों को लिखना है। ये जो है इस रूप में भी लिखा सकता है ये, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिख सकते हो कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो जो है कैसे मिलेगा आप लोगों को, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मिलेगा। एक के बटे में है सबको, इसलिए हम लोग वहां पर व्युत्क्रम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और निकालनी है, क्या निकालनी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को भाग देते हैं 1 से 2 को, ये इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, मतलब कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल है उससे हम लोग तुल्य प्रतिरोध को यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो हमारा ये जो वाला जो इक्वेशन है उससे हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो चलो भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो ये नीचे नीचे का हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा हिस्सा है भाग देने से ये हमारा कट जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा अगर हमारा कट जाएगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे क्या आएगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। जब प्रत्येक में इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 बटे R1 और E2 बटे R2। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा इसको आप लोग थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिख करके फाइनली आप लोग जो है समानांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन पूरा कर सकते हो। और ये एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन का जो डेरिवेशन है वो भी आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इसको यहाँ पर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो कि विद्युत वाहक बल की तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात प्रत्येक विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के बराबर होता है। जो यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है उसी को मैंने थ्योरी में बोला है, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात प्रत्येक विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के बराबर होता है। अगर तीसरा विद्युत सेल आया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और E2 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप लोग प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़े थे तो आप लोगों ने आज सेलों के संयोजन समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो है पूरा पढ़ लिया है। अब बारी आती है विद्युत ऊर्जा की। क्या आती है, विद्युत ऊर्जा की बारी आती है। तो भाई विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा को हम लोग एनर्जी को E से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, या फिर हम लोग इसको H से भी प्रदर्शित करते हैं। E से प्रदर्शित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि E फॉर विद्युत क्षेत्र भी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। E फॉर विद्युत वाहक बल भी हो रहा है, तो काफी सारी चीजें कॉमन हो जाती है, इसलिए ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम H का इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए, और विद्युत शक्ति को तो जो है कैपिटल P से जो है प्रदर्शित किया जाता है। अब विद्युत ऊर्जा क्या है, तो भाई विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा सेल में जो संचित है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा ही है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, बिजली को चलाने के लिए, मतलब कोई भी यंत्र है उसको चालू करने के लिए हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा चाहिए होती है हम लोगों को, जिसके लिए हम विद्युत सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा होती है, ये विद्युत ऊर्जा हम लोगों को कैसे प्राप्त होती है, जैसे कि विद्युत सेल में क्या है, विद्युत सेल में क्या हो रहा है कि वहां पर विद्युत सेल द्वारा जो है, मान लो कि किसी भी चीज को जलाना है, चालू करना है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि उसके विद्युत वाहक बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विद्युत वाहक बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मतलब कि जैसे ही हम विद्युत वाहक मतलब कोई सेल लगाते हैं तो उसके विद्युत वाहक बल की वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, विभवांतर मिलता है। और किसी परिपथ में हम लोग इस विभवांतर को जब हम जोड़ते हैं तो हम लोगों को इस परिपथ में क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो है इस विद्युत वाहक बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर ऊर्जा मतलब कि यहाँ पर जो है विद्युत का जो है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि देखो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई ऊर्जा का मतलब, कौन बताएगा, क्या होता है ऊर्जा का मतलब, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ाई है विद्युत ऊर्जा के बारे में, कार्य करने की क्षमता को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर सेल के द्वारा, ठीक है, सेल के द्वारा इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, क्या प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इस विद्युत सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, इस विद्युत सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाता है, इस विद्युत सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर जो ऊर्जा है इस विद्युत सेल के द्वारा मतलब कि विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत सेल के द्वारा परिपथ में क्या प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में आई प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में आई प्रवाहित करने के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो ये किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर ये जो कार्य है हम लोगों को विद्युत विभव के चैप्टर से पता है, कार्य बराबर Q इंटू V, कार्य बराबर क्या हो गया, Q इंटू B। और हम लोगों को विद्युत आवेश बराबर पता है कि विद्युत आवेश जो होता है I इंटू T होता है। और ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, कैपिटल I और R, यहाँ पर वाला R है और ये I है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है मान रखना है। तो हम यहाँ पर जो है ऊर्जा के जगह में क्या रखेंगे, ऊर्जा के जगह में हम H लिख देंगे, Q के जगह में IT लिख देंगे और V के जगह में क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। और यहाँ पे विद्युत धारा और विद्युत धारा का जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, I का वर्ग R और T। ये क्या मिल गया आप लोगों को, विद्युत ऊर्जा का सूत्र मिल गया। कक्षा 10वीं में पढ़े हो, कुछ भी नया नहीं है, जितना आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा है बस वही आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो। तो बस इतना ही है, इसके रिलेटेड आप लोगों को 3 नंबर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे या फिर 2 नंबर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है ये आप लोगों का यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। और परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बता दी है, बिल्कुल आप लिख सकते हो कि विद्युत सेल के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और शक्ति की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा कि सेल के द्वारा, क्या, सेल के द्वारा जो परिपथ में, किसमें, परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करने की दर है, क्या, जो कार्य करने की दर है वह क्या कहलाती है, उस विद्युत सेल की विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, उस सेल की विद्युत शक्ति कहलाती है। और शक्ति बराबर आप क्या लिख सकते हो, शक्ति बराबर कार्य बटे किया गया कार्य, किया गया सेल के द्वारा किया गया कार्य बटे समय, ठीक। तो यहाँ पे सेल के द्वारा किया गया कार्य I का वर्ग RT बटे में क्या हो जाएगा T, और ये T और T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर I का वर्ग R, ये आप लोगों को विद्युत शक्ति बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ओम के नियम से हम लोगों को पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है। और क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है और I बराबर V बटे R होता है ना।
I बराबर V बटे R होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिप्लेस कर करके लिखते जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों ने कक्षा 10वीं में भी ये चीज किया होगा, I का वर्ग R जैसे कि है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, I R, ठीक है। इसके जगह में मैं लिख सकती हूँ क्या, इसके जगह में मैं लिख सकती हूँ V, तो ये हो जाएगा क्या, VI हो जाएगा। और अगर मैं I के जगह में क्या रख दूं, I के जगह में V बाई R रख दूं, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं रखूंगी तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो V का वर्ग बटे R हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये दो चीज तो हम लोगों ने कर लिया, V बराबर IR और यहाँ पे I बराबर V बटे R, तो कितने रूप मिल गए हम लोगों को इसके, हाँ 3 रूप मिल गए। पावर बराबर एक तो VI, I का वर्ग R, V का वर्ग बटे R, तो इस तरह से 3 रूप में आप क्या कर सकते हो, विद्युत शक्ति का सूत्र जो है लिख सकते हो। और विद्युत शक्ति के अलावा अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा भी आप इन 3 रूपों में लिख सकते हो। जैसे H बराबर क्या हो जाएगा आपका, VIT बराबर क्या हो जाएगा, I का वर्ग RT, और ये क्या हो जाएगा, V का वर्ग बटे R इंटू T, ठीक है। तो इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का जो सूत्र का इस्तेमाल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो बिल्कुल ये चीजें आप लोगों को क्लियर रहना है और इन चीजों में क्लियर रहना है। और बिल्कुल हम जो है जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को अप्रोच बताऊंगी, आप लोगों को जो है खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम आगे की टॉपिक की ओर जाएंगे जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल बराबर 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0.5 ओम और 6 सेलों की बैटरी, क्या है, 6 सेलों की बैटरी है, 220 वोल्ट का विद्युत 220 वोल्ट का क्या है विद्युत वाहक बल। टोटल कितने सेल हैं, 6 सेल, ठीक है, 6 सेल हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल 2 गुणा 6 बराबर 12 वोल्ट और कुल आंतरिक प्रतिरोध है ना, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध R लिख देती हूं, 2 कितना हो जाएगा, ये 0.5 को 6 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 ओम। फिर उसके बाद जो बाह्य मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये बैटरी है, कैसे जोड़ा गया है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि समानांतर क्रम में, कहीं पर कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली हम इनको ऐसे ही जोड़ लेंगे और इसका जो कुल बैटरी का जो है 6 सेलों की जो बैटरी है उसको क्या कर रहे हैं हम, 220 वोल्ट और 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। मतलब इन सेलों को आवेशित करने के लिए, इन सेलों को आवेशित करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, 220 वोल्ट के विद्युत वाहक बल और 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, इन 6 विद्युत सेलों को हम जो है आवेशित कर रहे हैं। और बैटरी के सिरों पर हम लोगों को क्या निकालना है, बैटरी के सिरों पर हम लोगों को यहाँ पर विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, विभवांतर निकालना है। तो जल्दी से सारे बच्चे फटाफट से ट्राई करेंगे क्वेश्चन। कौन कौन सॉल्व कर पा रहा है, जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फटाफट से सारे जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, सारी वैल्यूज मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दी है और आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना है यहां पर। चलो हम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा बैटरी है जिसको हम लोगों ने क्या नाम, कितना वैल्यू दिया है, 220 वोल्ट और 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध है ना, ये बाह्य प्रतिरोध R है, कैपिटल R, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, ये मान लो कि ये है,
ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सेलों को हम लोग चार्ज करने के लिए जो है 4, 5 और 6 सेलों को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका उपयोग कर रहे हैं यहां पर, इस बड़े वाले बैटरी का, 220 वोल्ट की बैटरी का। ये 220 वोल्ट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध जो है, सॉरी ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R बराबर 10 ओम का, और यहाँ पर सबके सापेक्ष 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो कुल मिलाकर के ये कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। श्रेणी क्रम में विभव जुड़ता है, ठीक है, 12 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, 3 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो है आप लोगों का यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर जो बहने वाली विद्युत धारा है ना, इस विद्युत धारा का मान समान होगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है ये सारा 6 सेल जो है, किससे चार्ज हो रहा है, 220 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी किससे, 220 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले विद्युत धारा निकालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है एक बैटरी के, मतलब यहाँ पर एक बैटरी के सापेक्ष हम लोगों को सिरों पर क्या मिल जाएगा, एक बैटरी के सिरों पर यहाँ पर विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे मिलेगा। तो भाई हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 220 वोल्ट का आप लोगों का ये जो है स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, स्रोत है, तो स्रोत है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का ये स्रोत 220 माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 220 माइनस 12 हो जाएगा। और जैसे कि हम लोगों ने जो है क्या निकाला था, इसके पहले सूत्र था हमारे पास, विद्युत धारा श्रेणी क्रम वाले में ई इक्विवेलेंट बटे क्या लिखा था हम लोगों ने, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, बस इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल का जो इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया, और बटे में ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R जो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम, और कितना है हमारे पास यहाँ पर प्रत्येक विद्युत सेल के का आंतरिक विभव हमारे पास क्या है, 3 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 208 बटे ये हो जाएगा क्या, 13, और यहाँ से आज जरा विद्युत धारा कैलकुलेट कर लो भाई, फटाफट कैलकुलेट कर लो, यहाँ से विद्युत धारा कैलकुलेट कर लो, विद्युत धारा लगभग अंदाजा कितना आएगा, कितना आएगा, 16 एम्पियर आएगा। ठीक है, 16 एम्पियर आएगा। और यहां पर हम लोगों को प्रश्न में बोला है कि एक बैटरी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, एक बैटरी नहीं है भैया, ये पूर्ण विराम है, आई एम सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पर पूर्ण, ये क्या है, किया जाता है का पूर्ण विराम है, और हमको ज्ञात क्या करना है, बैटरी के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो 6 बैटरीज हम लोगों ने लिया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर पूरे 12 वोल्ट के सिरों पर यहाँ पर हम लोगों को विभवांतर निकालना है। तो ये विभवांतर जो है, इनका जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल माइनस क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, विद्युत वाहक बल माइनस क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल माइनस IR नहीं, यहाँ पे प्लस IR होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस IR, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, चार्ज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर विद्युत सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम विद्युत सेल को चार्ज कर रहे हैं। अगर इस्तेमाल कर रहे होते, जहां पर बाह्य परिपथ होता, तो यहाँ पे क्या आता, बीच में माइनस आता, क्योंकि वहां पर क्या होता, विभव पतन होता। पर यहाँ पर तो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो है हम लोग जो है इस बड़े वाले 220 वोल्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो विभव पतन है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, I तो निकल गया, और ये हो जाएगा V बराबर आप लोगों का E प्लस IR, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर आप लोगों को विभवांतर ज्ञात करना था, तो आप लोगों को बैटरी के सापेक्ष विभवांतर ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल कितना है उसका 12, और विद्युत धारा यहाँ से कितनी निकल गई, 16 एम्पियर निकल गई, और आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है,
3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है आप लोगों का कुल। अगर इसको सॉल्व करोगे तो विभवांतर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 12 कितना होता है 60। तो 60 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा आप लोगों को बैटरी के सिरों के सापेक्ष, 60 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, तो भाई इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर बैटरी के सापेक्ष ये जो विभव है ये क्या आ जाएगा 60 वोल्ट का। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सवाल पर। यहां पर क्या बोल रहा है कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। प्राथमिक सेल 2 वोल्ट, जब यह लघु परिपथ होता है तो 4 एम्पियर की विद्युत धारा देता है। ठीक है, लघु परिपथ में कितनी विद्युत धारा देता है 4 एम्पियर। ओम के नियम में इसका आंतरिक प्रतिरोध, ओम के नियम से इसका क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई बस यही, ओम के नियम से इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों को पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल हम लोगों को दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर 4 एम्पियर की विद्युत धारा देती है जब लघु परिपथ होता है तब, जब लघु परिपथ होता है तब। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को एक सूत्र पता था, I बराबर E इक्विवेलेंट बराबर क्या, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं क्योंकि केवल और केवल एक ही सेल की बात करी गई है। तो ये हो जाएगा क्या E बटे R प्लस स्मॉल r, और ये हो जाएगा इसमें बहने वाली विद्युत धारा जो 4 एम्पियर दी हुई है, और यहाँ पे विद्युत वाहक बल 2 एम्पियर का दिया हुआ है। और ये कैपिटल R की बात करें तो ये कैपिटल R का मान क्या होगा, ये कैपिटल R का मान यहाँ पर चूंकि R बराबर क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो प्रश्न में हम लोगों को लिखा है कि परिपथ जो है क्या है लघु परिपथ है, छोटा सा परिपथ है। तो अगर परिपथ बहुत ही छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, मान लो इतना छोटा सा, तो उसमें जो है उस तार का जो परिपथ है उसको प्रतिरोध है उसको हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल R को नगण्य मान सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है आंतरिक प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल बटे विद्युत धारा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल आप लोगों को दिया है 2, विद्युत धारा दिया है आपको 4, तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा आप लोगों का क्या 0.5 ओम। क्या हो जाएगा आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम। बहुत ही आसान सवाल है। क्यों भाई आसान है कि नहीं गाइस एवरीवन? फटाफट से सबके कमेंट्स आते रहने चाहिए, सभी के कमेंट्स आते रहने चाहिए। काफी आसान सा सवाल है ये आप लोगों के लिए, और इसके आगे का ये सवाल तो आप लोग सॉल्व करोगे बिल्कुल। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सवाल को बस समझा देती हूँ। n पंक्तियां समानांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल हैं, m सेल हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में m सेल है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है ये पंक्तियों की संख्या क्या है, ये n पंक्ति। ठीक है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये n पंक्ति, और हर पंक्ति में कितने सेल हैं, m सेल हैं। ये पहला सेल E1 E2 और ये क्या है m सेल। ठीक है, और श्रेणी क्रम में है। ठीक है, m सेल श्रेणी क्रम में है, तो बिल्कुल इसी तरह से सारे इसमें जो है m सेल जो है श्रेणी क्रम में है। और इधर जो है कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n। बात समझ में आ रही है, ये n है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस संयोजन में अधिकतम धारा 3 ओम प्रतिरोध में प्राप्त होती है। अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है, 3 ओम प्रतिरोध में प्राप्त होती है। प्रयुक्त सेलों की जो कुल संख्या है वो क्या है 24 है। ठीक है, प्रयुक्त सेलों की कुल संख्या 24 है, तो प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 है। तो हमको m और n का जो है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, m और n का मान ज्ञात करना है। देखो कुल सेलों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर कितनी दी हुई है, कुल सेलों की संख्या आप लोगों के यहाँ पर 24 दी हुई है। तो ये जो 24 सेलों की संख्या है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर श्रेणी क्रम में इस पंक्ति में कितने सेल होंगे, इसमें कितने सेल होंगे, इतने कितने सेल होंगे, कुल मिलाकर के हमारे पास 24 है। मतलब कि
m गुणा n मिलाकर के हमारे पास क्या है 24 है। m गुणा n मतलब कि इधर वाली संख्या समानांतर क्रम में जो है वो n संख्या में पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल लगे हुए हैं, m सेल लगे हुए हैं। तो अगर हम लोगों को कुल सेलों की संख्या निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को जो है ज्ञात करने के लिए जो बोला है वो भी यही हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है सवाल में कि अधिकतम धारा 3 ओम के प्रतिरोध में प्राप्त होता है। इस संयोजन में अधिकतम धारा जो है 3 ओम के प्रतिरोध में प्राप्त होता है अधिकतम धारा। ठीक है, तो अधिकतम धारा 3 ओम के प्रतिरोध में प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? ट्राई करो। तीन ओम के प्रतिरोध में अधिकतम धारा और प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम का दिया हुआ है यहाँ पर। तो 3 ओम के प्रतिरोध में 3 ओम अधिकतम धारा 3 ओम के प्रतिरोध में मिलता है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रत्येक पंक्ति है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति है वहां पर कितना प्रतिरोध होना चाहिए, 3 ओम का प्रतिरोध अगर होना चाहिए। और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जैसे कि अधिकतम धारा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अधिकतम धारा बराबर m/n इंटू आर बराबर ये कैपिटल आर मतलब कि 3 ओम का प्रतिरोध, स्मॉल r बराबर जो है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तब जाकर के हम लोगों को क्या मिलेगी, अधिकतम धारा मिलेगी। तो इस रिलेशन में m/n बराबर ये क्या हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा क्या 3। n को उधर पक्षांतर करूंगी तो ये रिलेशन हम लोगों को 0.5 m बराबर 3n मिलेगा। 0.5 m बराबर क्या मिलेगा 3n मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप लोगों को 2 रिलेशन मिल गए हैं। कितने रिलेशन मिल गए हैं, 2 रिलेशन मिल गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m बराबर 3/0.5 n। ठीक है, 3/0.5 ये कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, 6n। और यहाँ पर इसके पहले वाला जो रिलेशन था यहाँ पे मैं क्या करूंगी, m के जगह में अगर मैं क्या रख दूंगी 6n रख दूंगी, m के जगह में 6n रख दूंगी तो वहां से मेरे को जो है मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, m के जगह में 6n और ये हो गया n बराबर 24। और यहाँ पे हम लोगों को n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये n का वर्ग हो जाएगा और जी 24, 6 कम 6 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24 और ये हो गया 24 चौक। और यहाँ पे आप लोगों का n बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 बराबर n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर क्या है 6n है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर m और n की संख्या मिल गई, m बराबर 12 और n बराबर क्या मिल गया 2। मतलब कि ये जो पंक्तियां थी, ठीक है, समानांतर क्रम में जो पंक्तियां थी वो 2 ही थी और प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं 12 विद्युत सेल लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं 12 विद्युत सेल लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर ये चीज अगर आप समझ पाओगे, ये चीज कि अधिकतम धारा जो बह रही है, अधिकतम धारा वो 3 ओम के प्रतिरोध से बह सकती है। इसका मतलब इस समानांतर क्रम में जो है एक जैसी धारा बहेगी, ठीक है, और एक जैसी जो धारा बहेगी है ना, और यहाँ पे सॉरी इस श्रेणी क्रम में एक जैसी धारा बहेगी और समानांतर क्रम में अलग अलग धारा बहेगी। जाहिर सी बात है कि धारा 2 भागों में बटेगी तो बराबर बराबर बटेगी, 2 भागों में बटेगी तो बराबर बराबर बटेगी। और प्रत्येक भाग में मतलब प्रत्येक समानांतर क्रम का जो कुल प्रतिरोध है वो 3 ओम का होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 ओम के सापेक्ष अधिकतम धारा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो मतलब ये वाले हिस्से का प्रतिरोध हम लोगों को 3 ओम मिलना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक का 0.5 दिया हुआ है, ठीक, तो वहां से ही जो है ये जो है आप लोगों को 3 ओम का जो है, तो समानांतर क्रम में मतलब कि ये जो है मतलब कि हम लोग अगर 2 को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक के सापेक्ष जो है मतलब कि जो भी प्रतिरोध होगा तो तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 3 ओम जो दिया हुआ है ये क्या है
तुल्य प्रतिरोध का मान दिया है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया और बिल्कुल इस तरह से रिलेशन करके, तो बिल्कुल ये समझने वाली बात है। इस तरह के सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करने से बनेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप इन तरह के सवालों को हल नहीं कर सकते हो। और बिल्कुल ये विद्युत ऊर्जा शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, आप लोगों को 500 वाट, 220 वोल्ट, 100 वाट, बिल्कुल इन क्वेश्चन को जो है आप लोगों को जो है लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। क्या करना है आप लोगों को? इन क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हम खुद से ट्राई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस या नो? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बिल्कुल साइड हो गई हूं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोगों को शक्ति की गणना करनी है, तो वही P बराबर VI और I का वर्ग इंटू R, V का वर्ग बटे R, और या फिर जो भी हम लोगों ने जो है ऊर्जा का जो सूत्र निकाला है, इन सूत्रों के इस्तेमाल से ही हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम में खर्च की गई शक्ति की गणना कर सकते हैं। और बिल्कुल श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो आप लोगों को वहां पर भी मोस्टली आप लोगों को आई थिंक ये वाला जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में विद्युत धारा एक जैसी होती है और समानांतर क्रम में जो है विभव एक जैसा होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखना, ट्राई करना। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, आना चाहिए ट्राई करने के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो कॉमन रहेंगे दोनों में। प्रतिरोध निकाल लेना पहले, है ना, हीटर का और बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेना पहले और उसके बाद करना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु की संरचना आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो कि जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो है प्रतिरोध जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इन जुड़े हुए प्रतिरोधों में ये जो P और Q है, ये जो P और Q है, ये यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये R और S जो है वो क्या है? श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और ये दोनों जो है आपस में किस में जुड़े हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जो ये श्रेणी और श्रेणी आपस में समानांतर क्रम में बीच में जुड़े हुए हैं, ये समानांतर क्रम में। ठीक है, और इस तरह से आप लोग देख रहे हो ब्रिजनुमा संरचना जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। इस ब्रिजनुमा संरचना में ये जो S है वो क्या है? आप लोगों का अज्ञात प्रतिरोध है। तो पहले मैं आप लोगों को व्हीट स्टोन सेतु के बारे में मैं बता देती हूँ, व्हीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल क्यों किया गया। ठीक है, तो CF व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने जो है अज्ञात प्रतिरोध का कैलकुलेशन करने के लिए इस सेतु का जो है निर्माण किया, जिसमें उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है? यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल किया है E, और दूसरा क्या इस्तेमाल किया है? गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमारे पास 3 जो है ज्ञात प्रतिरोध है जिनके मान हम लोगों को पता है, और चौथा अगर अज्ञात प्रतिरोध है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोगों को यहां पर मान निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर करना क्या पड़ता है? तो भाई ये मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, इस डायग्राम को मैं क्लियर कर रही हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन, और यहाँ पर आप लोगों को पूरी थ्योरी लिखनी होगी। तो सबसे पहले थ्योरी में तो आप लोगों को लिखना क्या है? जैसे ही ये एग्जाम में आता है 5 नंबर का, तो सबसे पहले आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम लिखना है कि CF व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने जो है बिल्कुल अज्ञात प्रतिरोध की गणना के लिए व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया। तो इस सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, बाकी 3 प्रतिरोध के मान हम लोगों को ज्ञात होते हैं। और इसमें से जो आपका P और Q प्रतिरोध है चित्र के अनुसार यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, और R और S जो है आप लोगों का यहाँ पर ये भी श्रेणी क्रम में संयोजित है। P, Q और R, S एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। A, B, C, D जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? B और D के मध्य हम लोगों ने यहाँ पर एक विद्युत धारा मापी लगाया हुआ है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं धारा मापने के लिए। और A और C के मध्य क्या किया गया है? A और C के मध्य यहाँ पर जो है एक विद्युत वाहक बल लगाया जा रहा है। यहाँ पर मतलब विद्युत वाहक बल से जो है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? इस विद्युत वाहक बल से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा आएगी तो यहाँ पर ये 2 पक्षों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर समानांतर क्रम में है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर समानांतर क्रम में है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है विभव होगा,
यहाँ पर वी बी और यहाँ पर वी डी के सापेक्ष जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या मिलेगा, विभव मिलेगा। विभव क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा धारा मापी लगा हुआ है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके ना यहाँ पर जो है 3 केसेस होंगे, इन विभव के 3 केसेस होंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इस विद्युत वाहक बल की सहायता से AC सिरों के सापेक्ष इस सेतु में हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो धारा के प्रवाह के कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, धारा के प्रवाह के कारण यहाँ से जैसे कि प्रतिरोध से होते हुए यहाँ पर जैसे विद्युत धारा जाती है, ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा जाएगी और बिल्कुल आगे भी बढ़ेगी। यहाँ पर देखो I3 और I4 धारा जा रही है, यहाँ पे I1 और I2 धारा जा रही है, ठीक है। तो होगा क्या, विद्युत धारा जैसे ही जाएगी तो प्रतिरोध के सापेक्ष विद्युत धारा जाने से ओम के नियम से हम लोगों को यहाँ पर विभव प्राप्त होगा VB और VD के सापेक्ष। तो ये VB और VD में 3 तरह से रिलेशन इसके हो सकते हैं, VB और VD में 3 तरह से रिलेशन हो सकते हैं। तो पहला रिलेशन ये हो सकता है कि एक बार जो आपका ये जो B सिरा है, ठीक है, जो B यहाँ पर है VB का जो विभवांतर विभव है आप लोगों का, ये VB का जो विभव है इस VD के विभव से बड़ा हो सकता है, ठीक है। VB का विभव जो है VD के विभव से यहाँ पर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो विद्युत धारा में कुछ ना कुछ विक्षेप हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर विक्षेप हम लोगों को शून्य नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम IG बोलते हैं और यहाँ पर हम लोगों को जो विक्षेप मिलेगा, कुछ ना कुछ विक्षेप मिलेगा, ये हम लोगों को जो है शून्य नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर से इस विद्युत वाहक बल को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये विद्युत वाहक बल हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल में है, तो जैसे ही हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल को कम और ज्यादा करते हैं तो वैसे ही हमारी जो विद्युत धारा का मान है वो इस विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है। विद्युत वाहक बल बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत वाहक बल कम करने से विद्युत धारा कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगा, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो दूसरे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो VD का विभव है वो बड़ा हो जाएगा VB से, तो यहाँ पर VB लेस देन हो जाएगा VD के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोगों को धारा मापी के सापेक्ष कुछ ना कुछ क्या प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर विक्षेप प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। बार बार हम क्या करते हैं, बार बार क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है तो हम जो है बार बार जो है विद्युत वाहक बल का मान जो है बढ़ा घटा करके देखते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर हम लोगों को क्या मिलती है, जहां पर हम लोगों को B और D के सापेक्ष जो विभव है ये क्या मिलता है, बराबर मिलता है। और जब ये बराबर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेतु जो है, सेतु के संतुलन की स्थिति बोलते हैं, सेतु के संतुलन की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु में हम लोगों को जो है लाना क्या होता है, सेतु में संतुलन का स्थिति लाना होता है। और जब हम लोगों को यहाँ पर ब्रिज में, इस व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति अगर हम लोगों को प्राप्त हो जाती है तो इस संतुलन की स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष यहाँ पे धारा का जो विक्षेप है वो क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। संतुलन की स्थिति में धारा का विक्षेप यहाँ पर हम लोगों को शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त हुआ मतलब कि यहाँ पर जो बीच में है, बीच में कोई भी प्रकार की शाखा नहीं रहेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल हटा सकते हैं। और जब इस तरह से हम हटा सकते हैं, और ये जो तीसरा केस है हमारा VB बराबर VD, तीसरा केस जो है हमारा VB बराबर VD, ठीक है, तीसरा केस VB बराबर VD, ठीक है, VB बराबर VD। तो इस VB बराबर VD में थोड़ा डायग्राम में ध्यान से देखना, जब ये जो है VB बराबर होगा किसके, इस VD के, तो ये जो है हट जाएगा। यहाँ पे जो है धारा का विक्षेप हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, धारा का विक्षेप हम लोगों को शून्य प्राप्त होगा। शून्य प्राप्त हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ तो फिर क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर क्या हो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ, अब ये जो A और B के बीच का जो विभवांतर है, जो यहाँ पर P के सापेक्ष, प्रतिरोध P के सापेक्ष हम लोगों को जो मिल रहा है वो, और यहाँ पर Q के सापेक्ष B और C के बीच का जो विभवांतर है, ये VA और ये VB और VB और VC, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है हमारे बराबर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये जो है ये तो होगा, पर हमारे ये जो विभव है वो बराबर हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, इन दोनों के सापेक्ष, मतलब VA माइनस VB और ये VA माइनस VD। यस, दिस इज राइट। तो यहां पर लिख लेती हूं मैं VA, एक बार आप लिख सकते हो इसको, VA माइनस VB
लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग देख रहे हैं VA माइनस VB और VA माइनस VD लिख लो, VA माइनस VD। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हम लोग का सेतु है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड है। और यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के लिए राइट हैंड साइड भी लिख दे रही हूँ। राइट हैंड साइड व्हीटस्टोन सेतु का VB बराबर VD के लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो VA, नहीं, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, ये वाला VB माइनस VC, VB माइनस VC और VD माइनस VC। हाँ, ये लिख सकते हो VB माइनस VC और VD माइनस VC, VD माइनस VC। हाँ बिल्कुल, तो ये विभवांतर यहां से आ जाएंगे और इनके सापेक्ष, जैसे इसके सापेक्ष I1P है और इसके सापेक्ष क्या है, I2R है। ठीक है, I2R है। अब क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो हट गया है, तो यहाँ पर भी जो बहने वाली धारा है वो क्या है, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है ये भी यहाँ पे I1 धारा आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, I2 धारा आएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे I2 धारा आएगी तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रखेंगे VA माइनस V का, तो ओम के नियम से विभवांतर V बराबर IR, V बराबर IR। तो यहाँ पर जो है VA माइनस VB के जगह में यहाँ पर धारा क्या है, I1, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, P, और VA माइनस VD के जगह में धारा क्या है, I2, और प्रतिरोध क्या है, R, I2R। तो यहाँ पर I1 बटे I2 बराबर क्या हो जाएगा, R बटे P। ठीक है, R बटे P। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से देख सकते हो आप लोग, VB माइनस VC, तो I1Q और I2S, I1Q और I2S, और यहां से I1 बटे I2 बराबर क्या मिल जाएगा, S बटे Q। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग क्या कर सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप इक्वेट कर सकते हो। जब इक्वेट करोगे तो R बटे P बराबर S बटे Q क्या हो जाएगा, R बटे P बराबर S बटे Q हो जाएगा। और यहां से हमारा जो अज्ञात प्रतिरोध है वो क्या है, S है, तो S को एक तरफ ले आओ, ये क्या हो जाएगा, RQ बटे P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये RQ बटे P हो जाएगा। और यही आप लोगों का क्या था, अज्ञात प्रतिरोध था। तो बिल्कुल हम लोगों ने जो है ये अज्ञात प्रतिरोध के लिए यहाँ पर सूत्र स्थापित कर लिया है व्हीटस्टोन सेतु के लिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस डायग्राम में बता रही हूँ। देखो हुआ क्या, 4 प्रतिरोध का हम लोगों ने इस तरीके से ब्रिज रूमा संरचना लिया, जिसमें हम लोगों ने एक विद्युत वाहक बल और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लिया। ठीक है, विद्युत वाहक बल की सहायता से हम लोगों ने इस परिपथ में हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करी, जो यहाँ पर 2 सिरों में बढ़ रही थी, क्योंकि ये दोनों सिरे समानांतर क्रम में जो है संयोजित थे। जब तक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ रहा था, तब तक यहाँ पर जो धारा का मान था वो अलग अलग बह रहा था चारों प्रतिरोध के लिए। पर जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष, यहाँ पर धारामापी के सापेक्ष अगर हम लोगों को 0 विक्षेप मिल जाएगा, तो क्या होगा कि ये B और D सिरे के सापेक्ष जो हम लोगों का विभव है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर सेतु संतुलन की स्थिति में आ जाएगी, जहां पर हम लोगों को धारामापी का जो डिफ्लेक्शन विक्षेप है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो जब हम लोगों को 0 प्राप्त हो रहा होता है, तो सबसे पहले इस ब्रिज के लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए हम लोग जो है लिख लेते हैं। I1 और I2 के लिए हम लोगों को यहां से क्या मिल जाता है, I1 और I2 के लिए हम लोगों को यहां पर इक्वेशन मिलता है। कैसे मिलता है, यहां पर कि यहां पर लेफ्ट साइड में जो VB है, लेफ्ट साइड में जो VB है उसके लिए जो विभवांतर है VA माइनस VB, और यहां पर नीचे वाले के लिए VA माइनस VD। ठीक उसी तरीके से राइट साइड के लिए VB माइनस VC और VD माइनस VC, ये हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। और बिल्कुल यहां पर I1 बटे I2 का हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहां पर 2 समीकरण मिल जाता है। इनको जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, इक्वेट करते हैं, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है, अज्ञात प्रतिरोध के लिए समीकरण मिल जाता है। ये आप लोगों का 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से फटाफट से चाहो तो नोट कर सकते हो। हाँ भाई, तो नोट कर लिया, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। व्हीटस्टोन के बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो मीटर सेतु के बारे में पढ़ना है। तो भाई अब मीटर सेतु क्या होता है, तो बिल्कुल ये जो मीटर सेतु है ये पूरा का पूरा जो है व्हीटस्टोन सेतु जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और इसका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध, इस S को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते
हैं। पर जब मैम व्हीटस्टोन सेतु से भी हमको अज्ञात प्रतिरोध का पता चल रहा है तो हम मीटर सेतु का क्यों इस्तेमाल करें? मीटर सेतु क्यों आया रोल पे, क्यों बना? तो किसी को कुछ अगर दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो जल्दी से सब बच्चे कमेंट्स पे यहाँ पर लिख करके बताएंगे क्यों हम लोग मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, जब हमको व्हीटस्टोन सेतु से भी यहाँ पर जो है अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू मिल रही है। तो कोई बता सकता है क्या? जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, तनु, रोशन, इंद्रजीत, अभिषेक, रोशनी, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। प्रीति, प्रिया, तनु, अंजलि, ब्रजेश, फटाफट सारे बच्चे कोई तो हो जो बताए। चलो वेरी गुड। तो चलो अच्छा लग रहा है, कम से कम आप लोगों के रिस्पांस कमेंट्स पे देख पा रही हूं मैं। वेरी गुड। तो चलो मैं आप लोगों को क्लियर पूरा यहां पर बता देती हूं कि जो हम लोग यहां पर व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ रहे थे, तो इस व्हीटस्टोन सेतु में ये जो विद्युत परिपथ था ना, वो बहुत ही साधारण सा विद्युत परिपथ था, जहां पर हम लोगों को अगर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वहां पर हम ज्ञात कर रहे थे। इस तरह के जो असाधारण परिपथ हैं, आप लोगों को जब आप लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हो तो वहां पर भी आप लोगों को इस तरह के प्रतिरोध देखे जाते हैं। और वहां पर भी हम लोग जो है, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस किया होगा प्रतिरोध के रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहां पर आप लोगों ने बीच में जो है, बीच वाला जो ब्रांच होता है, शाखा जो होती है, उसको आप लोगों ने इग्नोर किया होगा। जब आप लोगों का जो है संतुलित अवस्था में जो है आप लोगों का प्रतिरोध होगा, जब तुल्य प्रतिरोध निकालते समय संतुलित अवस्था में कब होगा? जब इस तरीके से उनके आमने सामने वाले प्रतिरोध, यहां जैसे कि यहां पर क्या है, आर और पी, ये आमने सामने वाले प्रतिरोध जो है आप लोगों के जो है यहां पर, ये जो क्रॉस यहां पर हो रहा है, ये दोनों अगर जैसे इनका गुणनफल जैसे कि अगर सामान्य होता है, मतलब कि आर क्यू बराबर जब पी एस होता है तो संतुलन की अवस्था कहलाता है। और ऐसी अवस्था में हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का, इस सिद्धांत का इस्तेमाल जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। और जब हम मीटर सेतु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मीटर सेतु में जो है हम व्हीटस्टोन के जो है सिद्धांत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मीटर सेतु को बनाने का जो कारण है, वो कारण ये है कि भाई जटिल विद्युत परिपथ के लिए हम लोगों को बड़ी शुद्धता से जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना आसान नहीं है व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से। इसी वजह से उसके सिद्धांत पर ही यहां पर मीटर सेतु बनाया गया। लेकिन यहां पर जो है जटिल परिपथ के लिए हम क्या करते हैं, इस मीटर सेतु का इस्तेमाल करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो अगर आप इस संरचना को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आप लोग ये प्रतिरोध बॉक्स, और ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे होगे ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो प्रतिरोध हैं आर और एस, और यहां पर जो है हम लोगों को एक और प्रतिरोध प्राप्त होंगे जो इस ए बी और इस बी सी के बीच के जो प्रतिरोध होंगे। और यहां पर भी 4 प्रतिरोध है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसके जो मतलब कि इस तरह से आमने सामने प्रतिरोध हुआ करता था जब हम लोग जो है अभी जब व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, और बिल्कुल इस तरह से जो हुआ करता था। तो आप लोगों को यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ, धारा मापी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये जो संरचना है उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पर इस संरचना में क्या कर दिया गया है, यहाँ पर जो AC है, ये जो ग्रीन कलर की तार ली गई है, ये जो ग्रीन कलर की तार है, ये जो है आपकी इसकी कुल लंबाई जो है हम लोग कितना मानते हैं, इस AC की लंबाई हम मानते हैं L, ठीक है। और ये जो है जब हम लोग मीटर सेतु बनाते हैं तो वहां पर हम लोग इसको 1 मीटर का तार लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 मीटर का तार लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो एक हम लोगों ने क्या लिया है, यहां पर स्रोत लिया है विद्युत वाहक बल के रूप में, जहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ऊर्जा देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे। और यहां पर हम लोगों ने बी और डी के बीच, मतलब कि यहां पर जो है हम लोगों ने एक कुंजी लगाई हुई है जिससे हम लोग इसको क्या करते हैं, चालू और बंद करते हैं। एक हमारा प्रतिरोध बॉक्स है और एक हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। और यहां पर 1 मीटर की लंबी तार, और क्या है, ये धारा मापी यहां पर लगा हुआ है, और इसको बोलते हैं सर्पी कुंजी। सर्पी कुंजी का मतलब क्या है कि इस सर्पी कुंजी का मतलब ये है कि इस तार को हम जो है ये जो सर्पी कुंजी है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ए और सी वाली जो हमारी तार है ना, तार जो चालक तार लगी हुई है इस मीटर सेतु में, उस मीटर सेतु में इस सर्पी कुंजी को जो है जरा इस तरह से सरकाते हैं, ऐसा मतलब कि इसको जो है बार बार जो है अलग अलग जगह पे हम रख करके देखते हैं, ताकि हम लोगों को करना क्या होता है, इस धारा मापी के विक्षेप को हम लोगों को शून्य करना होता है। और जब हम लोगों को धारा मापी का विक्षेप, इस धारा मापी का विक्षेप जो है वो क्या मिलता है, अगर शून्य मिलता है, तब जाकर के हम लोगों को
क्या मिलता है, तब जाकर के यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार अज्ञात प्रतिरोध का हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर रुक गया, इस पॉइंट पर यहाँ पर जो है धारा मापी का विक्षेप जो है शून्य हो गया, तो ये ए बी के सापेक्ष जो प्रतिरोध रहेगा और बी सी के सापेक्ष जो प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, ए बी के सापेक्ष प्रतिरोध और बी सी के सापेक्ष जो प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, उसका जब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में, तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, उस स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ए सी जो है हम लोगों ने 1 मीटर की लंबाई ली है, ठीक है, वहां पर जो मैंने एल लिखा था तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, वो बाई मिस्टेक वहां पर मैंने लिख दिया था। यहाँ पर एल लंबाई का तार नहीं है, यहाँ पर 1 मीटर लंबाई की तार है। एल लंबाई कहां पर होगी, यहाँ पर जो है इस लंबाई को हम लोग यहाँ पर एल मानेंगे, तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर वाला जो लंबाई है इसको हम मान सकते हैं क्या, ए बी की लंबाई को हम एल मान सकते हैं, और बची हुई जो लंबाई है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 100 माइनस एल। 100 माइनस एल का कारण क्या है कि 100 माइनस एल का कारण ये है क्योंकि हमारा जो है 1 मीटर लंबाई का तार है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला अगर मान लो कि एल लंबाई पर हम लोगों को जो है यहाँ पर इस धारा मापी का जो है हम लोगों को पाठ्यांक विक्षेप शून्य मिल रहा है अगर, तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा आप लोगों का 100 माइनस एल, और इसी की सहायता से हम लोगों को जो है यहाँ पर मीटर सेतु के केस में अज्ञात प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना आसान होगा। और यहाँ पर ये जो हम चालक तार ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चालक तार हम मैंगनीज नाम की धातु का बना हुआ लेते हैं। मैंगनीज नाम की धातु का ही इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता और ताप गुणांक की बात करते हैं हम लोग, तो वो इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा उस पर ताप का असर नहीं होता है, तापमान का मतलब असर बहुत ही कम होता है। तो इस तरह के जो है मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर मैंगनीज के तार का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल इस तरह से ये जो बीच में लगा हुआ है ना, ये तार है आप लोगों का, ये जो एरो बना हुआ यहाँ पर दिखा रहा है, ये बिल्कुल तार को ही जस्ट जूम करके आप लोगों को दिखा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एल नुमा संरचना भी दिखा रही है, ठीक है। ये एल नुमा संरचना को बिल्कुल अगर आप पास से देखना चाहे तो आप लोग यहाँ पर एल नुमा संरचना को पास से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो इस एल नुमा संरचना में बीच में जो है यहाँ पर देख सकते हो कि 3 जगह से यहाँ पर जो है मतलब कि स्क्रू लगा हुआ है, बिल्कुल स्क्रू लगा हुआ है, तो बिल्कुल अगर आप पास से देखना चाहे तो ठीक है। बट यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम में लिखना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मीटर सेतु को आप लोग बता सकते हो कि ये जो है बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जटिल प्रतिरोध मतलब बहुत ज्यादा मतलब बड़े प्रतिरोध जब होते हैं किलो ओम में, तो इस तरह के बड़े प्रतिरोध के लिए अगर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए मीटर सेतु की संरचना का जो है अध्ययन किया गया। मतलब मीटर सेतु की संरचना हम लोगों को दी गई, साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, ठीक है, जिसमें हम बड़े प्रतिरोधों के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल जो भी मैंने आप लोगों को चित्र में दर्शाया गया है, तो बिल्कुल सबसे पहले आप चित्र दिखा देना, चित्र दिखाने के बाद पूरा एक्सप्लेनेशन बता देना कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 मीटर लंबाई का चालक तार लेते हैं, मैंगनीज धातु का बना होता है, मिश्र धातु होता है, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख देना। और उसके बाद आप लिख देना कि बिल्कुल ताप में परिवर्तन से जो है बहुत कम प्रभावित होता है, इसी वजह से हम उस तरह के मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या लेते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं, अज्ञात प्रतिरोध लेते हैं, और यहाँ पर 1 मीटर की तार की लंबाई, कुंजी, सर्पी कुंजी, और ये विद्युत वाहक बल यहाँ पर जो है हम लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस विद्युत वाहक बल से जो है हम जो है विद्युत ऊर्जा जो है देना शुरू करते हैं इस यहाँ पर चालक तार में, तो यहाँ पर क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है तो वो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, इस चालक तार में प्रवाहित होगी। और जब इस चालक तार में प्रवाहित होती है विद्युत धारा, तब हम क्या करते हैं, बार बार ये सर्पी कुंजी को जो है हम लोग जगह परिवर्तित कर करके देखते हैं। तो किसी एक जगह पर इस धारा मापी का जो विक्षेप है, इस धारा मापी का विक्षेप हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इस धारा मापी का विक्षेप हमको 0 प्राप्त होता है। और जब हम लोगों को यहाँ पर
धारामापी का विक्षेप जो है वो शून्य प्राप्त जब होता है, तो जब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है यहाँ पर जब हम लोगों को ये शून्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ये जो L लंबाई के लिए मान लो कि क्या हुआ, L लंबाई के लिए हम लोगों को प्रतिरोध जो है शून्य प्राप्त हुआ। तो ये जो प्रतिरोध है ये किसके समानुपाती होगा, ये प्रतिरोध जो है यहाँ पर जो L लंबाई हम लोगों को प्राप्त हुआ है इस L लंबाई के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, इस L लंबाई के समानुपाती होगा। तो आप लोग लिख सकते हो कि प्रतिरोध, जैसे कि यहां पर मान लो कि सर्पी कुंजी आई, ठीक है, यहां पर मान लो कि क्या आई, यहां पर मान लो कि सर्पी कुंजी आई और यहां पर ये जो है मान लो कि L लंबाई है, बची हुई लंबाई क्या हो जाएगी 100 माइनस L हो जाएगी और यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा इस L लंबाई के लिए वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, जो L लंबाई आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि जो है लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हाँ, थ्योरी में एक चीज और ऐड कर देना कि यहाँ पर जो हम 1 मीटर का चालक तार ले रहे हैं वो एक समान तार है, उसकी मतलब उसकी जो मोटाई है हर जगह पर एक समान होगी। तो क्योंकि यहाँ पर मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो फिक्स हो गया, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, केवल और केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल हम यहाँ पर लंबाई की बात करेंगे। और इस तरह से अगर हम यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं तो आप लोग अगर चित्र में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर चित्र में यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का जो है ये L वाले हिस्से में मान लो कि ये P प्रतिरोध है और यहां पर क्या है, Q प्रतिरोध है। ठीक है, देखो ये वाले डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसको L लिख लो और ये लिख लो 100 माइनस L, 100 माइनस L, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का क्या है, ये आपका यहां पर क्या है P और ये Q। तो यहाँ पे जो है क्या है, प्रतिरोध, ये P प्रतिरोध समानुपाती होगा L लंबाई के, तो P समानुपाती होगा किसके, L के, और Q समानुपाती होगा किसके, 100 माइनस L के। P समानुपाती होगा L के और Q समानुपाती होगा 100 माइनस L के। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं P बटे Q बराबर L बटे 100 माइनस L। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो क्या है, लंबाई के समानुपाती है। तो क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है तो यहां पर क्या हुआ कि L लंबाई का प्रतिरोध क्या है, L लंबाई का प्रतिरोध जो है P है और 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध क्या है, Q है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को बटे में करके इस तरह से लिख दिए तो वहां से ये हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझने के लिए है। ठीक, अब क्योंकि ये जो हमारा सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्यरत है, तो यहाँ पर जो P बटे Q है वो आपका किसके बराबर होगा, R बटे S के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P बटे Q जो है वो क्या होगा, R बटे S के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार P बटे Q बराबर R बटे S, इस वजह से आपका R बटे S बराबर क्या हो जाएगा, L बटे 100 माइनस L। और क्योंकि यहां पर S जो है वो आपका ज्ञात प्रतिरोध है तो आप इसको क्या करोगे, यहां पर इसको ये आप पक्षांतर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू क्या हो जाएगा, R। यही होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा। तो इस तरह से आप लोग इस सूत्र के माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। मीटर सेतु के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप रियल में इसका देखना चाहोगे कि इसका कनेक्शन कैसा दिखता है तो मैं आप लोगों को लिए यहाँ पर रियल पिक्चर्स दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर मीटर सेतु का देख सकते हो। ये जो है 1 मीटर की लंबी तार लगी हुई है और इसमें जो प्रतिरोध बॉक्स और जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे जो धारा मापी लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर, जो हम लोगों ने विद्युत सेल लगाया है, वो सब सारी चीजें कनेक्शंस यहाँ पर हैं। और बिल्कुल जो है हम लोगों ने यहाँ पर तार सारे जोड़े हैं और यहाँ पर जो ये तार की लंबाई का जो प्रतिरोध है वो उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और इस सिद्धांत से ही क्या हुआ, इस सिद्धांत से ही अभी हम लोगों ने क्या किया, अज्ञात प्रतिरोध को मीटर सेतु से ज्ञात किया और व्हीटस्टोन के सिद्धांत को जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इस सिद्धांत के इस्तेमाल से हम लोगों को ये S ज्ञात हुआ। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस इसके आगे
अगर हम लोगों को बात करनी है तो हमको विभव मापी की बात करनी है। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। विभव मापी को हम जो है विभवांतर नापने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, तो हम विभव मापी की जगह वोल्ट मीटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते, विभव मापी का इस्तेमाल क्यों करते? तो उसका कारण आप लोगों को अच्छे से लिखने के लिए आना चाहिए। वहीं से शुरू होता है, या तो फिर विभव मापी से क्या तात्पर्य है आपका, और उसका पूरा डेरिवेशन करो, ये क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर का इसका क्वेश्चन पक्का है आप लोगों का। या तो न्यूमेरिकल पूछेगा 5 नंबर में, या तो आप लोगों को डेरिवेशन लिखने के लिए पूछेगा। पर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पक्का कर लेना। क्या होता है विभव मापी? नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों को विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने कक्षा 10वीं में वोल्ट मीटर भी पढ़ा होगा। तो वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल जो है विभव नापने के लिए या विभवांतर नापने के लिए ही किया जाता है। पर वोल्ट मीटर के सापेक्ष समानांतर में क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। पर यहां पर जो विभव मापी के सापेक्ष जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत के बराबर होता है लगभग, जो कि क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर की पहचान है। तो वोल्ट मीटर तो हम लोग को आदर्श रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, पर यहां पर जब हम विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं तो विभव मापी में हम लोगों को आदर्श वोल्ट मीटर के गुण जो है वो देखने के लिए पाए जाते हैं। इसी वजह से हम वोल्ट मीटर के जगह में क्या करते हैं, विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहां पर जो विभवांतर का मान या फिर विद्युत वाहक बल का जो मान है वो क्या होता है, बहुत ही शुद्धता से प्राप्त होता है। तो शुद्धता से मान प्राप्त करने के लिए, बहुत ही एक्यूरेट मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी चीजें मैंने यहां पर आप लोगों को बोली है तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो। और विभव मापी को कैसे दर्शाया जाता है, तो जैसे कि अगर किसी विद्युत वाहक बल का अगर हम लोगों को नापना है, यहाँ पर वो विभव मापी हम लोग लगाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा समानांतर में ही लगाते हैं। समानांतर में लगाने का भी कारण है, क्योंकि अगर हम समानांतर में नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो परिपथ है वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, परिपथ है वहां पर जो है मतलब कहना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट या इस टाइप की कुछ घटना हो सकती है। इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, समानांतर में लगाते हैं। अगर मान लो कि विद्युत वाहक बल की जगह हम लोगों को किसी तार के प्रतिरोध के सापेक्ष हम लोगों को विभवांतर अगर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इस तरह से क्या करते हैं, विभव मापी को प्रतिरोध के सापेक्ष, यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल के सापेक्ष, यहाँ पर हम प्रतिरोध के सापेक्ष क्या निकाल रहे हैं, विभवांतर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विभव मापी को कनेक्ट करते हैं। अब इस विभव मापी के लिए मैं आप लोगों को इसका संरचना चित्र दिखा देती हूं। तो भाई इस संरचना चित्र में आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है बिल्कुल ये स्रोत विद्युत वाहक बल है। क्या है, स्रोत विद्युत वाहक बल है। और ये जो है धारा नियंत्रक है, जिससे प्रतिरोध को कम ज्यादा करके हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। वो वहां पर कुंजी लगी हुई है और यहाँ पे ये अमीटर लगा हुआ है, जिससे हम विद्युत धारा जो है कितने हमारे स्रोत से जा रहा है वो उस विद्युत धारा को नाप सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्रोत से हम यहाँ पर विद्युत धारा जो है इस परिपथ में हम प्रवाहित करते हैं। अब इस परिपथ की अंदर की संरचना को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो ब्लू कलर की लाइंस बनी हुई है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये चालक तार है, मैंगनीन का चालक तार है। जैसे कि हम लोगों ने मीटर सेतु में जो चालक तार लिया था, बिल्कुल उसी धातु का यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, मैंगनीन का यहाँ पर चालक तार लिया है। और ये जो चालक तार का कुल लंबाई होता है ये 10 मीटर का होता है। कितना होता है, 10 मीटर का होता है। और इस 10 मीटर के तार को जो है 10 टुकड़ों में जो है विभाजित किया जाता है। प्रत्येक टुकड़ा 1 मीटर का होता है। और इस तरह से टोटल 10 भाग में हम लोग क्या करते हैं, इस तार को विभाजित करते हैं। और 10 भाग में इस तार को विभाजित करने के बाद एक दूसरे के समानांतर क्या करते हैं, हम एक दूसरे के समानांतर यहाँ पर इस तरह से इसको जो है लगा देते हैं, जैसे कि आप चित्र में बिल्कुल देख पा रहे हो, ठीक है। और यहां पर एक दूसरे के समानांतर लगा देते हैं और बिल्कुल यहां पर भी धारा मापी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर भी क्या लगी हुई है, ये जो है सर्पी कुंजी है। क्या है, सर्पी कुंजी लगी हुई है। यहां पर भी सर्पी कुंजी लगी हुई है। और यहां पर ये जो है अज्ञात विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, अज्ञात विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये संरचना आप ध्यान से देखिए। संरचना अगर एक बार देख लोगे तो मैं आपके इसके सिद्धांत को अभी आप लोगों को बता देती हूं कि यहां पर जो विभव मापी का सिद्धांत है, ठीक है, जैसे कि यहां पर ये जो है ये क्या है, अज्ञात विद्युत वाहक बल है। E1 और E2 क्या है, यहां पर ये जो है अज्ञात विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल हैं,
जो कि क्या है, अज्ञात बल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसके पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रतिरोध की तुलना कर रहे थे, है ना, मतलब कि प्रतिरोधों की तुलना कर रहे थे, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो तुलना है हम लोग कहाँ पर करेंगे। जैसे कि मान लो कि जब हम लोगों को इस धारा मापी के सापेक्ष जो विद्युत धारा का विक्षेप है वो अगर शून्य प्राप्त होता है, तो हम लोगों इस सर्पी कुंजी को जब हिला करके देखते तो किसी बिंदु पर हम लोगों को जो है वो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इस अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं इस ज्ञात तार के विभवांतर से। इस ज्ञात मतलब कि जैसे जहां पर भी रुकेगा, ठीक है, तो उस हिस्से का हम लोगों को क्या पता रहेगा, उसका विभवांतर हम लोगों को पता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो तार लगाया हुआ है तो हम लोगों को वहां पर विभवांतर पता रहेगा। तो इस ज्ञात तार के विभवांतर का तुलना हम लोग करते हैं यहाँ पर इस विद्युत वाहक बल से, अज्ञात विद्युत वाहक बल से, और जिससे हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है कि मतलब यहाँ पर अगर हम लोगों को जो भी अज्ञात विद्युत वाहक बल है जिसके सापेक्ष हम लोगों ने यहाँ पर जो है विभव मापी जो है जोड़ा हुआ है इस तरीके से समानांतर में, उसका हम लोगों को क्या ज्ञात हो जाता है, उसका हम लोगों को विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझा रही हूं इसकी संरचना को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर धारा नियंत्रक, स्रोत विद्युत वाहक बल, अमीटर, 10 मीटर की तार के 10 टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा 1 मीटर का, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सर्पी कुंजी लगा हुआ है, और ये तार एक दूसरे के समानांतर में बिल्कुल स्थिर लगे हुए हैं, और यहाँ पर 2 विद्युत वाहक बल अज्ञात है, यहाँ पर 2 विद्युत वाहक बल अज्ञात है। और जैसे कि अगर हम लोगों को प्रत्येक विद्युत वाहक बल का अगर यहाँ पर मान ज्ञात करना है या विभवांतर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस कुंजी को यहाँ पर एक बार जब हम लोगों को E1 ज्ञात करना हो, पहला विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, तो पहले वाले से जोड़ेंगे। जब हम लोगों को दूसरा विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो दूसरे विद्युत वाहक बल से जोड़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग किन 2 चीजों के बीच में तुलना करते हैं, तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं अज्ञात विद्युत वाहक बल, अज्ञात विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और हम किसकी तुलना करते हैं, तुलना करते हैं हम यहां पर जो तार है, ठीक है, इस तार में किस बिंदु पर ये सर्पी कुंजी रुकती है, तो हम लोगों को इस धारा मापी के सापेक्ष जो है क्या प्राप्त होता है, धारा का मान 0 प्राप्त होता है। तो जिस बिंदु पर रुकती है उस बिंदु पर जो विभवांतर हम लोगों को प्राप्त होता है, इस तार पर जो हम लोगों को विभवांतर प्राप्त होता है, उस विभवांतर से हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। और तुलना करने से हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर 2 चीजों की अगर हम 2 विद्युत वाहक बल की यहाँ पर तुलना करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर अज्ञात विद्युत वाहक बलों का जो है मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये विभव मापी का जो तार है इस पर हम लोगों को क्या विभवांतर जो है पहले से पता रहता है। जहां पर भी हमारा ये सर्पी कुंजी रुकेगा और हमारा यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होगा, वहां से हम लोगों को ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों को ये ज्ञात होगा तो ये जो हम लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब जो ज्ञात विभवांतर होगा, ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात विभवांतर को जो है हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ज्ञात विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। इस विभवांतर की क्या होती है, विभव प्रवणता होती है। ठीक है, इस विभवांतर की क्या होती है, विभव प्रवणता होती है। तो यहाँ पर K अक्षर से हम क्या कर रहे हैं, विभव प्रवणता को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, विभव प्रवणता है। और जो हम लोगों को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको जैसे कि मैं यहाँ पर E से प्रदर्शित कर रही हूँ, और जिस लंबाई पर हम लोगों को, जिस तार की लंबाई पर हम लोगों का यहाँ पर सर्पी कुंजी जा करके रुका हुआ है, ठीक है, तो वो L क्या है, यहाँ पर उस तार की लंबाई जहां पर हम लोगों को विभवांतर जो है पहले से ज्ञात है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर जो विद्युत वाहक बल बटे लंबाई है, और हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल बराबर ज्ञात तार की लंबाई और उसका जो उसके सापेक्ष जो विभवांतर या उसके सापेक्ष जो विभव प्रवणता है, इसका मान हम लोगों को प्रश्न में पहले से दिया रहेगा। तो वहां से हम लोगों को ये विद्युत वाहक बल का मान जो है ज्ञात हो जाएगा। अब जब सेकंड टाइम में हम लोगों को दूसरे विद्युत वाहक बल का यहाँ पर अज्ञात मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब जब यहाँ जोड़ देंगे तो वही सेम जो हम लोगों ने पहले किया, सेम चीज आप लोगों को दोबारा से रिपीट करना है, और बिल्कुल इस सर्पी कुंजी को जो है अलग अलग जगह में सरका करके बिल्कुल चेक करना है। जहां पर भी धारा मापी का डिफ्लेक्शन 0 होगा, विक्षेप 0 होगा,
पुनः हम क्या करेंगे, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल को इस ज्ञात लंबाई के तार के विभवांतर से हम तुलना करेंगे और वहां से हम लोगों को मिलेगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे E1 हो गया, ये मान लो मेरे को E2 ज्ञात करना है, तो मान लो कि इसकी विभव प्रवणता को हम स्मॉल k लिख लेते हैं और इसकी लंबाई को हम स्मॉल l लिख लेते हैं, है ना। या तो फिर L1 L2 करके भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल करके भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को विभव मापी के लिए जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो विभव प्रवणता है, ठीक है, ये जो विभव प्रवणता है ये क्या है, इस विभवांतर के बराबर है, जो L लंबाई की तार का विभवांतर है। इसका मतलब यहां पर जो हमारा विद्युत वाहक बल है, क्या, जो हम विद्युत वाहक बल लिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल वो क्या है, बराबर है किसके, विभवांतर V के, विभवांतर V के, ठीक है, विभवांतर V के बराबर है। और यहाँ पर विभवांतर की जगह में हम क्या लिख रहे हैं, विभव प्रवणता और L लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, विभव प्रवणता और L, जो कि क्या है, अज्ञात विद्युत वाहक बल के बराबर है, E1 और E2। ठीक, तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल जब आप लोग कार्यविधि लिखोगे तो इसी चीज को आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो विभव मापी क्या है, विभव मापी क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्या नापने के लिए करते हैं, और बिल्कुल इसके बाद इसका सिद्धांत क्या है। तो बिल्कुल आप विभव मापी का सिद्धांत लिख सकते हैं। ये जो है अज्ञात विद्युत वाहक बल को ज्ञात तार के विभवांतर से तुलना करके ज्ञात करना, यही इसका क्या है, विभव मापी का सिद्धांत है। फिर इस संरचना के बाद आपको सिद्धांत लिखना है और सिद्धांत के बाद आपको क्या लिखनी है, कार्यविधि लिखनी है कि किस तरह से आप सर्पी कुंजी को जो है जगह में जो है एक जगह से दूसरी जगह में बदलते हो और फिर वहां से आप लोगों को जो है ज्ञात लंबाई की तार का आप लोगों को विभवांतर पता होता है, जिसकी तुलना आप करते हो इन विद्युत वाहक बलों से और आप लोगों को विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात होता है। न्यूमेरिकल आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को बस सिंपली इतने ही फॉर्मूला से आप लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब इसके रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है इसमें ऐड करके ये पूछता है कि हम लोग जो है विभव मापी के जगह जो वोल्ट मीटर के जगह जो है विभव मापी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रीजन बता चुका है कि जो वोल्ट मीटर है इसमें हम लोगों को शुद्धता से ज्ञात नहीं होता है। विभव मापी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान बड़ी शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह एक आदर्श विभवांतर की आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या गुण होना चाहिए कि उसका जो सापेक्ष प्रतिरोध है, समानांतर में जो सापेक्ष प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए, पर एक्चुअल में अनंत होता नहीं है, पर ये आदर्श रूप है। तो बिल्कुल जब विभव मापी का हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आदर्श रूप में ये हमें प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बुक से सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। केवल क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी जरूर करना है। जितनी बातें मैं बोल रही हूं अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज और, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि यहां पर हम लोग जो है मतलब कि जब वोल्ट मीटर रहते हैं तो मीटर में क्या उत्पन्न होता है, मीटर में जो है विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में जब हम लोग मान ज्ञात करते हैं ना विभवांतर का, तो वो हम ज्ञात करते हैं विक्षेप विधि से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, विक्षेप विधि से। जबकि यहाँ पर हम जो विभव मापी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विभव मापी में जो है हम लोग जो विभवांतर का मान ज्ञात कर रहे हैं वो अविक्षेप विधि से कर रहे हैं। अविक्षेप विधि से कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम जो है ज्ञात तार के विभवांतर से तुलना करके कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर हम लोगों को किसी मीटर में कोई विक्षेप से हम लोगों को यहाँ पर विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात नहीं हो रहा है, बल्कि तुलना करने से ज्ञात हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, अविक्षेप विधि कहलाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण है। तो बिल्कुल इन कारणों को अच्छे से इलैबोरेट करके क्या करना है, अच्छे से इलैबोरेट करके आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा सुग्राहिता की बात होती है तो विभव मापी की सुग्राहिता जो है किस पर निर्भर करती है, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो निर्भर करती है तार की लंबाई पर, और जो विभव प्रवणता होता है वो क्या होता है, तार की लंबाई के इस तरह से रिलेटेड होता है। तो ये विभव मापी की सुग्राहिता भी आप लोगों को 1 नंबर या 2 नंबर में पूछी जाती है, जहां पर सिंपली आप लोगों को यही बताना है कि किस तरह से जो है विभव मापी की सुग्राहिता अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल तार की लंबाई L लंबाई में जो उसकी विभव प्रवणता होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हैं, बिल्कुल 1-2 नंबर के सवाल आते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप सवाल देख सकते हो विभव मापी के रिलेटेड और मीटर सेतु के रिलेटेड, नहीं, व्हीटस्टोन सेतु के रिलेटेड आपको सवाल आता है। मीटर सेतु का अगर पूछेगा तो डेरिवेशन पूछेगा, ज्यादातर व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी आप लोगों का पूछा जाता है। जल्दी से सवाल आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल 2 सवाल मैं लेकर के आई हूं, पर 2 ये तीसरा सवाल हो गया, ये चौथा सवाल हो गया। तो हम इतने सारे सवाल यहाँ पर लेकर के आए हैं, बट ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल ट्राई करने हैं। हम यहाँ पर जो है आप लोगों को सवाल जो है थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। 200 सेंटीमीटर लंबाई के एक विभव मापी तार का प्रतिरोध 20 ओम का दिया हुआ है। इसे 10 ओम के प्रतिरोध एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल संचायक सेल मतलब कि जो स्रोत सेल के रूप में हम लोग जो लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जो है इस तरह से जोड़ा गया है, बिल्कुल यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है L लंबाई, L के समक्ष संतुलित इसको किया जाता है। तो L का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को जो है बिल्कुल लंबाई दी हुई है, विद्युत वाहक बल का मान दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपको कंपैरिजन करना है और L का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देख लो। 100 सेंटीमीटर लंबाई के एक विभव मापी तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसे एक प्रतिरोध व एक 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल से श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है लगभग ये। और यहाँ पर 10 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल का एक स्रोत विभव मापी तार की 40 सेंटीमीटर लंबाई के सामने क्या होता है, संतुलित। तो यहाँ पे आपको L का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ था, बाह्य प्रतिरोध है ना, बाह्य प्रतिरोध जो आप लोगों को यहाँ पर जो मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। बिल्कुल ट्राई करना आप इस सवाल को, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 10 ओम का मान बना हुआ दे रहा था पहले, और अभी हम लोगों को इस मान को जो है ज्ञात करने के लिए दे रहा है। तो बिल्कुल आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो यहाँ पर 10 ओम का दिया था, ठीक है, वहां पर उसको क्या करना बोल रहा है, उसको वहां पर जो है वो ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बाह्य प्रतिरोध का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद एक विभव मापी में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल तार की 32 सेंटीमीटर लंबाई पर एक संतुलित बिंदु देता है, ठीक है। कहां पर देता है, L बराबर 32 सेंटीमीटर की लंबाई पर क्या देता है, संतुलित बिंदु देता है। मतलब कि सेतु जो है हमारा संतुलन की स्थिति में आ जाता है। यदि सेल को दूसरे सेल से बदल दिया जाए तो संतुलन का बिंदु भी क्या होता है, संतुलन का बिंदु भी बदल जाता है। तो ये यहाँ पे L1 और L2 दिया हुआ है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। जो विभव प्रवणता विद्युत वाहक बल लंबाई का जो मैंने सूत्र बताया है, तो E1 बराबर K L1 और E2 बराबर K L2 से जो है आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे आसान सवाल है। बिल्कुल इसको तो हम यहीं पर अभी क्विकली कर सकते हैं। E1 बराबर K L1 और E2 बराबर क्या है, K L2, ठीक है। दोनों को अगर एक दूसरे से भाग दोगे तो E1 बटे E2 और KL1 बटे KL2, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। और पहला वाला विद्युत वाहक बल आप लोगों को क्या दिया है, 1.5। दूसरा वाला विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। पहले वाली संतुलन की स्थिति आपको दी हुई है 32 और दूसरे वाले संतुलन की स्थिति दी हुई है आपको 65। और यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर E2 का जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आप लोगों को विभव मापी के रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। एक और न्यूमेरिकल है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको भी आप ट्राई करना। बिल्कुल विभव मापी के साथ साथ हमारे जो प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट्स हैं, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल के कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके विभव मापी का सवाल दिया गया है। तो इसको भी आपको बिल्कुल ट्राई करना है। और बेटा आज के इस सेशन में बस इतना ही। पूरा विद्युत धारा का चैप्टर मैंने शुरू से लेकर के आखिरी तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और बिल्कुल आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करने हैं आप लोगों को। और बिल्कुल लगातार हम इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। आगे के चैप्टर्स हम कवर करवाते रहेंगे, पर सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने पढ़ाया उसको खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रॉमिस के साथ
सभी बच्चे सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यस मैम हम सेल्फ स्टडी करेंगे। तो भाई इसी प्रॉमिस के साथ मैं आज के इस सेशन को करूंगी खत्म। जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप दिखाते हुए मुझे बोलेंगे कि बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करेंगे। विदाउट सेल्फ स्टडी क्लास अटेंड करना इनकम्प्लीट है, आपकी स्टडी इनकम्प्लीट है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ स्टडी करना ही करना है। चैप्टर खत्म हो गया ये आपका विद्युत धारा का। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। जितने बच्चे अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पे मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। जो बच्चे यहाँ पर पुराने बच्चे मौजूद हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर डाल दे तो बहुत अच्छी बात है। सारे नए बच्चों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिल जाएगा और वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बच्चों।